हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आम जनता के लिए वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान पैदल पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ इसी तरह से बड़े वादे किए थे, लेकिन जब इन दावों की जमीनी हकीकत का सच खोजने की कोशिश की गई तो देखिए वादे किस कदर हवाई होते दिखे। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर परेशान हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस वक्त प्रदेश के कई प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। ऐसे में कई मजदूर ट्रेन, बस या दूसरे साधनों से अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। फरीदाबाद से भी कई मजदूरों ने अपने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इन मजदूरों ने NH2 से पैदल ही अपने घर की ओर रुख किया। हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पूरी रात फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल बॉर्डर तक का जायजा लिया और अंधेरे में पलायन कर रहे मजदूरों को संबंधित निकाय तक पहुंचाने की पहल की। अपनी जरूरत की चीजों के साथ पलायन कर रहे इन प्रवासी मजदूरों की देश के नेताओं से बहुत सी शिकायतें हैं। हरियाणा न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर है। फरीदाबाद से आज हरियाणा न्यूज आपको उन प्रवासी मजदूरों से रूबरू कराएगा जो कि परेशान है सरकार से, इस सिस्टम से। फरीदाबाद के NH2 हाईवे पर हरियाणा न्यूज खड़ा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मजदूर है तो काफी दूर से पैदल आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे NH2 हाईवे पर पूरा भीड़ लगा है। कहाँ जाना है आप लोगों को? खगड़िया जिला। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली। यहाँ पे देखिए मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये ऐसे ही पैदल आधी रात में चल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, इनके पैर देखिए किस तरीके से ये दिल्ली से चलकर आए हैं और अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। बिहार में जाना है। ये मेरी माताएं बहनें पैदल चल रही मासूम बच्ची, आपने देखिए कि किस तरीके से हाईवे पर इसी तरीके से सामान लेकर बिहार जाएंगे। ये लोग दिल्ली से पैदल बिहार जाएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर का सफर ये लोग पैदल तय करेंगे मासूम बच्चों के साथ। हरियाणा न्यूज भी दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार से यही अपील करेगी कि जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनके लिए प्राप्त सिस्टम किया जाए। हरियाणा न्यूज की टीम यही नहीं रुकी। प्रवासी मजदूरों का हाल जानने हमारी टीम ने कुछ किलोमीटर की दूरी तय की तो यहाँ प्रवासी और पलायन की एक और कहानी मिली। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में रह रहे प्रवासी मजदूर रिक्शे में सवार होकर अपने घर बिहार के लिए निकल पड़े। अपनी जरूरत का कुछ सामान और परिवार के सदस्यों के साथ बिहार की तरफ कूच कर रहे इस मजदूर परिवार की कहानी भी दूसरे प्रवासियों से अलग नहीं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद बने हालात के बाद वो पलायन करने पर मजबूर हैं। कहाँ से आप लोग जा रहे हैं? कहाँ से? हम सब जा रहे हैं सुभाष कॉलोनी झुग्गी से। जब किराया नहीं जुट रहा है, हमारे खाने पीने के लिए नहीं कुछ है तो हम क्या करें बताओ। यहाँ भूखे मरेंगे, बच्चे उच्चे हैं सब। तो सरकार तो कह रही है कि आप लोगों को सारी फैसिलिटीज दे रही है, सब सुविधा दे रही है। जी सर, कुछ नहीं मुझे मिल रहा है, सब ऐसे ही बोलता है। हम सबको कुछ मिलता तो हम किस लिए जाते गाँव? नहीं तो आपके पास कोई मदद सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया हमारे तरफ। बल्लभगढ़ में कौन सी कॉलोनी में आप रहते हैं? सुभाष कॉलोनी। रात के 12 बज चुके थे, रास्ते में अंधेरा था, फिर भी कई लोगों की पलायन कथा जारी थी। मानवता के नाते हमने पलायन कर रहे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मजबूरी के आगे हमारी सलाह काफी कमजोर दिखाई दी। कहाँ जाना है आप लोग? क्या जाना है? रात इतना अंधेरा हो गया है, इतनी रात को आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? डर क्या करें, सब कोई जा रहे थे, हम लोग सब आदमी जा रहे, क्या करें तब? तो दिल्ली सरकार तो आप लोगों को फैसिलिटी देती रही है, सब कुछ दे रही है दिल्ली सरकार। कौन सरकार की बात बोल रहे हैं? कोई सरकार देखने नहीं जा रहा है, कोई सरकार देखने किसी को नहीं जा रहा है। बोल रहा है हम व्यवस्था करने गरीब के लिए, कुछ नहीं करता है। मजदूरों के बारे में सोच कहाँ रहे हैं? 15 ट्रेन चला रहे हैं, 1 मिनट से अंदर सब टिकट बुक हो रही है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इंतजार करवा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म हो जा रही है, रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसे में क्या करेगा? मजबूर होकर हम भी निकल गए। अब इसे एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया गया था, आज उन्हीं सड़कों पर देश का सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।
रिपोर्ट के जरिए आपने जमीनी हकीकत तो समझ ली, देख ली, लेकिन जरा आपको तस्वीरें और भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, ये जो रात के अंधेरे की तस्वीरें सामने आई, चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली थी और परेशान करने वाली थी। सिस्टम के लिए ये सोचने को मजबूर करने वाली तस्वीरें थी कि जो सरकार के द्वारा नीतियां तैयार की जा रही हैं, निर्धारित किया जा रहा है कि गरीबों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा सके, मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है। लोगों की तरफ से जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे, क्या उनका कहना है, परेशानियां, मजबूरियां क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, वाकई में परेशानियां जो की तो बनी हुई है। सरकार लाख दावे कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी दावे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उपायुक्त हैं जो फरीदाबाद के यशपाल यादव, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर करके साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनको गाइडलाइन जारी की थी कि किसी भी मजदूर की मूवमेंट को चलने ना दे, उनको रोको, उनको समझाएं कि सरकार पर्याप्त इंतजाम कर रही है, पर मजदूर कहीं ना कहीं पैदल चलने को मजबूर है। हमारी मजदूरों से कल पूरी रात बात हुई है, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी साफ तौर पर दिखावा कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, वो कुछ भी जमीनी हकीकत पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। 2 दिन से शुभेंद्र, बहुत बड़ी बात है, जो सुभाष कॉलोनी के मजदूर थे पिछले 2 दिनों से भूखे हैं। हेल्पलाइन नंबर फरीदाबाद में जारी किया गया है, जो लोग भूखे हैं वो वहां से खाना मंगवा सकते हैं, पर हेल्पलाइन नंबर, इतनी शर्म की बात है, उस हेल्पलाइन नंबर पर उन लोगों ने कॉल की रात को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। 2 दिन से भूखे हैं, भूखे खाने ना मिलने की वजह से वो लोग अपने घर की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए, बिहार जाने को तैयार हो गए। वहीं जिस मकान में वो रह रहे हैं उस मकान के मालिक ने काफी ज्यादा उनको परेशान किया किराए को लेकर, जबकि सरकार ये कह रही है कि अपील कर रही है मकान मालिक से कि आप किराया ना मांगे, मजदूरों की सहायता करें, पर कई ऐसी स्थिति है जिसको लेकर मजदूर परेशान है और मजबूरी में पैदल चलने को तैयार है। जी लेकिन राजा, जब आप जैसा बता रहे हैं बल्लभगढ़ की जो कॉलोनी है वहां पर से प्रवासी मजदूर निकले, तो क्या जो अभी तक हम देख रहे थे, जो समाज सेवी संस्थाएं हो या सरकार के द्वारा जो सिस्टम तैयार किया गया, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की गई और इसकी बाकायदा इससे पहले तस्वीरें भी देखने को मिली, उसको लेकर क्या अभी प्रशासन के अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? क्या वाकई वहां पर अभी तक राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है? और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां से मजदूर जो हैं वो पलायन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह बहुत बड़ी मात्रा में फरीदाबाद के अलग अलग लोकेशंस की बात करें, हर एक विधानसभा से, बड़कल विधानसभा की बात करें, बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें या फिर एनआईटी विधानसभा की बात करें, लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। लगातार जो मजदूर हैं हमारे उनसे बात हुई, साफ तौर पर ये इसलिए परेशान है क्योंकि सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सरकार की तरफ से जो रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद में काम कर रही है, चाहे मजदूरों को खाना देने की बात हो या फिर मजदूरों के घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, अभी तक कई ऐसे मजदूर हैं उनके घर तक राशन नहीं पहुंचा है। हमारी भी रेड क्रॉस के अधिकारियों से बात हुई, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं पहले मजदूरों के घर पर सर्वे करेंगे, उसके बाद राशन पहुंचेंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मजदूर भूखा है पहले उसके घर पर सर्वे करेगी टीम जाकर, उसके बाद उनको राशन देगी, फिर वो राशन को बना के खाएंगे। तो कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो उपायुक्त ये कहते हैं कि किसी भी हद तक मजदूरों के मूवमेंट को हम रोकने में कामयाब है, मजदूरों को हम कहीं ना कहीं समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको फरीदाबाद में रोक रहे हैं। वही दूसरी तरफ इनके ही अधिकारी किस तरीके से जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मजदूर हमें रात को मिले जो कि भूखे प्यासे थे। हरियाणा न्यूज ने कई सामाजिक संस्थाओं को फोन करके उनको खाना पहुंचाया, उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग रुकिए, हम लोग एसएचओ के स्थानीय कहीं ना कहीं उन लोगों से बात करेंगे, पर उसके बावजूद भी कई मजदूर रुकने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार ने उनको कुछ भी फरीदाबाद में प्रोवाइड नहीं किया और मजबूर है वो घर जाने को। जी सुबह बिल्कुल, और यही परेशानी है मजदूरों के सामने कि उन तक खाना अभी तक पहुंचा नहीं, राशन पहुंच नहीं रहा, तो ऐसे में वो उन इलाकों के अंदर रुक करके क्या करेंगे। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसे में जिला स्तर पर अधिकारी इस पर अभी क्या कह रहे हैं? उनके पास अभी क्या कोई आंकड़ा है, ऐसी कोई रिपोर्ट है? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो तो लगातार पलायन कर रहे हैं, तो क्या उनके पास ऐसा कोई अपडेट है, कोई आंकड़ा है कि कितने मजदूरों तक अभी तक खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया? क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह फरीदाबाद के उपायुक्त को हमने लगातार कॉल, सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, पर उनकी कॉल पिक नहीं हो पा रही। तो हमने रेड क्रॉस के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि हम जो लोग हमें कॉल करते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, हम उनके घर तक खाना पहुंचाते हैं, पर उनके पास अभी पर्याप्त आंकड़ा कहीं ना कहीं नहीं है। वो पर्याप्त आंकड़ा नहीं दे सकते कि फरीदाबाद में कितने प्रवासी मजदूरों को वो खाना पहुंचा रहे हैं, कितने जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। अभी उनके पास फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है। देर शाम तक जरूर वो आंकड़ा हमारे पास पहुंचाएंगे। हरियाणा न्यूज की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो रेड क्रॉस सोसाइटी है फरीदाबाद में काम कर रही है, मजदूरों के घर तक खाना पहुंचा रही है, किस तरीके से वो खाना पहुंचा रही है, इसका ग्राउंड जीरो भी आज हम कहीं ना कहीं उनके साथ करने जा रहे थे। पर जिस तरीके से जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लाचार फरीदाबाद में नजर आ रहा है, क्योंकि
मजदूर कुछ और कह रहे हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मजदूरों का तक खाना पहुंचा रहे हैं। यदि अधिकारी तक सुबह, यदि जो अधिकारी हैं मजदूरों तक खाना पहुंचाते तो वो मजदूर जो कल कैमरे में बोल रहे थे कि हमें 2 दिन से खाना नहीं मिला है, लगातार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं, फोन पिक नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और वहीं दूसरी ओर सुबह मैं आपको कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे ग्राउंड जीरो पर थे, कई ऐसे जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से आ रहे थे, माताएं थी, बहनें थी, छोटे बच्चे, उनके पैरों में, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मेरी भी रूह कांप रही थी, उनके पैरों में मोटे मोटे छाले, क्योंकि पैदल सुबह वो चलकर दिल्ली से सुबह से निकले हुए थे, धूप का सामना उन्होंने किया, उसके बावजूद रात को रास्ते में रुककर रेस्ट कर रहे थे, मोटे मोटे छाले हो गए थे, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, मैं आपको बता दूं सुबह काफी ज्यादा परेशान थी, रो रही थी हमारे कैमरे के आगे। सरकार को सोचना आपने चाहिए राजा उनसे बात करी तो आपने कहां वो जाने वाले लोग थे, किस किस राज्य तक वो जाना चाह रहे थे? बिहार के ज्यादा प्रवासी मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे, और आपने उनसे ये भी जाना कि क्या वो पैदल ही इस पूरे सफर को तय कर लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह अलग अलग लोकेशंस के हमें मजदूर मिले। साफ तौर पर सबसे ज्यादा जो मजदूर मिले उत्तर प्रदेश और बिहार के मिले। जो NH2 हाईवे था, ये मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आगरा होते हुए, लखनऊ होते हुए, गोरखपुर और बिहार ये हाईवे जाता है। तो इसी हाईवे से डेली सैकड़ों की संख्या में जो मजदूरों की मूवमेंट लगातार जारी है। दिन के समय में भी लगातार मजदूर यहाँ से जाने को तैयार है। पर जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि हम मजदूरों की मूवमेंट को रोक रहे हैं, पर सिर्फ दिखावा है। मजदूर अभी भी लगातार पलायन करने को तैयार है। लगातार अभी भी NH2 हाईवे पर कड़ी धूप में, इतनी तेज धूप हो रही है, सुबह अब से कुछ देर में हमने वहां पर रिपोर्टिंग की, लगातार मजदूर जाने को तैयार है। हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाएं हमें रास्ते में मिली जो उन्हें खाना दे रही है, पानी दे रही है, पर पलायन लगातार अभी भी जारी है। जी सुबह। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हैं ग्राउंड पर, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है वो सीधे हमने आप तक पहुंचाई है। और प्रवासी जो मजदूर हैं वो पलायन करने को आज मजबूर हो चुके हैं, और इसको लेकर के एक लंबे समय से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तभी से, शुरुआत से ही ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोका जा सके, जहां पर हैं उनको वहीं पर उनकी व्यवस्था की जा सके। लेकिन वो मजदूर क्यों और कैसे रुकें, क्योंकि खाने पीने की जो बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे सरकार और प्रशासन के द्वारा, वो उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और ऐसे में जब उन अधिकारियों को, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर सरकार और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए, उन हेल्पलाइन नंबर पर यदि कॉल किया जाता है तो वहां पर कोई फोन उठाने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में परेशानी है इन मजदूरों के सामने कि वो करें तो क्या करें। अगर वो अपने घर ना जाएं तो जहां पर वो रुके हुए हैं, जहां पर वो रह रहे हैं इस वक्त, वहीं पर ही भूखे उनको रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और मुश्किल उनके सामने ये भी है कि जिस घर के अंदर, जिस जगह पर वो रुके हुए हैं, वहां पर भी जो उनके मकान मालिक हैं वो उनसे किराए की मांग कर रहे हैं। 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तो कई महीने के बीतने के बाद भी लगातार इसी तरीके से प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है। तो ये कई हद तक परेशानियां इन प्रवासी मजदूरों के सामने बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। और अब सरकार को बहुत बारीकी से देखना होगा। हालांकि एक तरफ सरकार ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्य तक पहुंचा रही है, उनके घरों तक पहुंचा रही है, कई बसें भी चलाई गई हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी संख्या बहुत ज्यादा है ऐसे प्रवासी मजदूरों की जो कि अपने घरों से किसी दूसरे राज्य के अंदर फंसे हुए हैं। लंबे सफर के लिए पैदल ही इन प्रवासी मजदूरों को निकलना पड़ रहा है। और सोचिए, पूरे परिवार के साथ, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। और ऐसे में उन लोगों को भी इतना लंबा सफर तय करना है। उनको यह मालूम भी है कि सफर बेहद लंबा है, बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक आस है कि अगर वो अपने राज्य तक पहुंच जाएंगे, अगर वो अपने घर तक पहुंच जाएंगे, तो शायद कुछ चीजें बदल सकेंगे। उनके लिए कम से कम खाने पीने की परेशानी तो नहीं हो सकेगी। हरियाणा मजदूर संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह मलिक जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजदूर मजबूर हो चुके हैं। ये कारण क्या है, स्थिति क्या है? सरकार प्रशासन तो दावे कर रहे हैं कि सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहां हैं वो सुविधाएं? आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो आजाद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार जी। सर, क्या इस पर कहना है? प्रवासी मजदूरों के सामने मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, बेहद कठिन समय है, लेकिन ऐसे में प्रवासी मजदूरों को उनकी जगह पर रोकना कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है, परेशानियां बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। देखो जी, ये
इस दौर के अंदर ये बात तो सत्य है कि परेशानी हर तरफ से बढ़ी हुई है। रही प्रशासन की बात, प्रशासन जैसे हमारे यहाँ पानीपत भी है और भी है, देखने में जहां आ रहे हैं गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं, स्टेशन तक छोड़ कर आ रहे हैं, परंतु कुछ मजदूर लोग आपस में एक उसको लगा लो इकट्ठा होकर और उनको समझाने के बावजूद भी वो पैदल चलने के लिए इतने मजदूर की संख्या को देखते हुए साधन कम उपलब्ध हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ संख्या, ये अगर आप तस्वीरें देख सकेंगे और अगर आप सड़कों पर देखेंगे, आप फरीदाबाद हाईवे की अगर तस्वीरें देख लें तो वहां पर आप असंख्य मजदूर हैं जो रातों रात चलते हैं, रातों रात बिहार और पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दूर दराज के राज्यों तक जाने के लिए मजबूर हैं पैदल। अब इसके अंदर जो मजदूर पैदल चला हुआ है और इसमें ये कोई दो राय की बात नहीं है कि वो हरियाणा बाहर से जैसे आए हुए हैं और हरियाणा से बाहर जाना चाहते हैं, इनको सबको देखते हैं इतने साधन मुहैया नहीं कराए गए। ठीक है, खाने के लिए उनको साधन मुहैया हुए हैं, खाने के लिए उनको पैकेज दिए गए हैं, परंतु जाने का जो संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं। आजाद सिंह जी, अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, खाने का सामान भी उनको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, पहले की अपेक्षा जैसे आज 52 दिन के दौर में चले गए, स्टार्टिंग में संगठन थे, जैसे सामाजिक संगठन है कुछ और काफी लोगों ने सामाजिक लोगों ने उन्होंने भी हाथ खींच लिए, बहुत कम रह गए हैं, वो लोग भी अब पीछे हट चुके हैं। नहीं तो अब ये मजदूर किसके भरोसे रहे? मजदूर रहे तो किसके भरोसे रहे? प्रशासन के भरोसे, सरकार के भरोसे जो बार बार दावे कर रहे हैं? सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, तो प्रशासन ने और इसमें ज्यादा कदम उठाने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे देखने के वो ऐसे बच्चों के पैरों पर जो छाले चलना ऐसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि सर पर वजन है, पैदल बच्चे चल रहे हैं और बड़ा दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति। नहीं, इसका समाधान क्या होगा? क्या इन सभी मजदूरों की इस परेशानी का कोई हल नहीं? ये यूं ही पैदल यूं ही किलोमीटर तक चलते चले जाएंगे? देखो, इसका समाधान तो प्रदेश स्तर पे हरियाणा है तो हरियाणा में अपने प्रदेश स्तर पर करना चाहिए, यूपी बिहार उन्होंने करना चाहिए, उनकी अपेक्षा हरियाणा ठीक है, परंतु इतना जो बाहर से हजार किलोमीटर से चलकर और नहीं, आजाद सिंह जी, जो अभी फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, कम से कम हम उनके लिए तो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनके लिए 2 वक्त का खाना तो मुहैया करा दें, उनके लिए रहने का तो इंतजाम कर दें। देखो, हरियाणा के अंदर मजदूर है उनको सुविधाएं मिल रही, परंतु वो कुछ लोग उनके एक स्वाभाविक घर जाना चाहते हैं। वो इस चीज को बिल्कुल हमारी कई मजदूरों से, फैक्ट्रियों में उद्योगपतियों से भी बात हुई है, उद्योगपति भी रखना चाह रहे हैं, परंतु उनके मन में एक ही मन बैठा हुआ है कि हमें तो घर जाना है। वो घर जाने के लिए नहीं सर, अगर पेट भरा नहीं होगा तो घर की याद तो आएगी ना। अगर उनको खाने पीने का सामान मुहैया हो जाए। रात में जब हमने रियलिटी चेक किया तो वहां पर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उस हेल्पलाइन पर कोई फोन नहीं उठाता है। तो अब करें तो क्या करें? मजदूर, उनको खाना मिल नहीं रहा है, 2-2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, और कितने दिन भूखे बिताएं? देखो, अगर जो इस तरह की उनके नंबर ना उठाने, वो नहीं जाना, प्रशासन की उसके अंदर तो प्रशासन जिम्मेवार है। रही बात उनको मोटिवेट करना, रखना, मैं ये भी मानने को कि मजदूर सिर्फ एक ही बात की रट बनाए हुए हैं कि हमें तो एक बार अपने घर जाना ही है। भले ही उनको ये कह रहे हैं तुमने यहाँ सुविधा मिलेगी, अगर फैक्ट्री में नहीं तो सुविधा क्या मिल रही है? फैक्ट्री कैसे चलेंगी? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ, और जो इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं, जिन्होंने तस्वीरें सड़कों पर भी देखी होंगी, वो यही समझना चाह रहे हैं कि अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो कोई भी शख्स नहीं जाएगा। अगर उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए अगर उनको सर ढकने के लिए कोई छत मिल रही है, तो शायद वो इतना कई किलोमीटर का जो सफर है वो तय नहीं करेंगे, अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। देखो, बात दोनों है, एक बात नहीं है कि वो उनके अंदर एक स्वाभाविक ये बना हुआ है कि हमने एक बार घर तो जाना ही है। नहीं तो या तो जिस राज्य में वो रुके हुए हैं उनको घर जैसा लग ही नहीं रहा, वहां पर उनको वो देखरेख नहीं मिल रही है, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसीलिए उनको बार बार अपने घर की याद आ रही है। देखो, घर की याद आना एक ऐसी महामारी में एक स्वाभाविक है,
परंतु उसको मोटिवेट करना, उसको ये कहना भाई घर की दिक्कत है तो तेरे को वो भी हो जाएगी, यहाँ खाने की, रहने की, डॉक्टरी की हम सारी सुविधा तेरे को देंगे, उसके बावजूद भी हमने वो कहने वाले मिलेंगे नहीं, हमें तो जाना ही है। नहीं सर, आप इस बात को समझिए ना, क्यों जाना है? कोई शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर कई हजार किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर वो पैदल चलेगा। उसको ये भी मालूम है कि उस रास्ते में उसकी जान को खतरा भी है, लेकिन उस अपनी जान को खतरे पर रखते हुए भी वो उस जगह से पलायन करने को मजबूर होता है। वो इसलिए क्योंकि वो अगर वहां पर रुकेगा ना तो उसके पास सर ढकने के लिए कोई छत है, ना खाने के लिए अभी तक उसको राशन मिल रहा है, तो मजबूरी में जा रहा है वो। देखिए सच्चाई ये भी है, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ रोजगार भी नहीं है, वो लोग दोबारा भी आएंगे, परंतु सच्चाई ये भी है कि उनके मन में एक घर, उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि हमें तो जाना ही है। नहीं, यही तो सवाल है सर, तो यही तो सवाल है कि जाना है। और ये अगर सवाल उनके जहन में घर कर गया तो किस कारण से कर गया? क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? ये एक बड़ा कारण है। देखो, उनके एक मानता हूँ, जाने का उनको साधन मुहैया नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको जाने का जो साधन मुहैया हो, कर रही है सरकार, बहुत कर रही है, परंतु इतने नहीं कर पा रही जितनी मजदूर पलायन करने के लिए। चलिए, जितनी मजदूरों की संख्या है उस हिसाब से वो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। खैर, लेकिन कोशिश होगी कि आने वाले समय में मजदूरों की परेशानियों का हल हो सके। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए आजाद मलिक जी। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने बहुत सारी चीजों को साझा किया और हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये भी करना चाह रहे हैं, हम प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से और नेताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि जहां जहां पर, जिन इलाकों में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है, कम से कम वहां पर ज्यादा गौर किया जाए, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।